जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे पति को कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। डिलीवरी की रात वह मुझे अस्पताल की जगह एक कमरे में ले गया और मुझे जैसे ही दर्द शुरू हुआ तो फ़ौरन एक औरत अंदर आई और मेरा बच्चा छुपाती हुई बाहर ले गई। कुछ देर बाद मेरा पति रोता हुआ अंदर आया और बोला, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। मुझे बहुत अजीब लगा। जब दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो पति को बिना बताए डॉक्टर से चेकअप कराने आई तो अल्ट्रासाउंड में जो दिखा उसे देख सब डर गए और डॉक्टर की पूरी टीम ने मुझे जंजीर से बांध दिया और बोले कि तुम्हारे पेट में तो। मैं शादी की रात घूंघट ओढ़ कर बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और मेरा पति कमरे में आया। उसके कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तभी वह आकर रुक गया। मैं सोच रही थी कि वह मुझसे पहले कोई बातचीत करेगा, लेकिन कुछ देर हो जाने के बाद भी वह कुछ न बोला। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तब मैंने अपना घूंघट खुद ही उठाकर देखा, लेकिन मुझे हैरत हुई क्योंकि कमरे में तो कोई भी नहीं था। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा। मैं घबराई नज़रों से यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला और मेरा पति अखिल कमरे में आ गया। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, जल्दी से मेरे पास आया और बोला, क्या बात है अर्चना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं बोली, थोड़ी देर पहले कमरे में कोई आया था। जैसे ही मैंने घूंघट उठाकर देखा तो कमरा खाली था। अखिल कुछ देर तो कुछ बोला ही नहीं, फिर हंसने लगा और बोला, अर्चना, पहले भी कमरे में मैं ही आया था। तुम्हारे पास बैठते ही याद आया कि मुंह दिखाई का गिफ्ट तो बाहर ही भूल गया, इसीलिए जल्दी से बाहर लेने चला गया था। अखिल ने अंगूठी की तरफ इशारा किया। अब मेरा डर खत्म हुआ था। अखिल ने अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई और बोला, अर्चना, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी। उसके बाद अखिल ने अपने कपड़े बदल लिए और मुझसे बोले, अर्चना, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। तुम भी तो थकी होगी। यह भारी भरकम लहंगा बदल कर कुछ हल्का पहन लो और सो जाओ। मैंने कहा, ठीक है। सुबह मैं जल्दी ही उठ गई। अखिल अभी भी सो रहे थे। नहा धोकर मैंने नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया। मैंने देखा अखिल अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पूरा देख लूं। दरअसल मेरी और अखिल की अरेंज मैरिज हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही हमारा कोई रिश्ता था। अखिल का रिश्ता मेरी मम्मी के दूर के कोई रिश्तेदार हमारे घर लेकर आए थे। अखिल मुझसे 6-7 साल बड़े थे, लेकिन क्योंकि मैं भी एक गरीब घर से आई थी तो ज़्यादा दहेज ना होने की वजह से कोई भी मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन जब अखिल का रिश्ता आया तो उनकी कोई मांग नहीं थी, उन्हें सिर्फ लड़की ही चाहिए थी। मम्मी ने मुझसे कहा कि अर्चना, तुम बहुत खुशनसीब हो जिसे अखिल जैसा हमसफ़र मिला है। अखिल बहुत अच्छा इंसान है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। उसके माता पिता बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके हैं और वह अपने माता पिता की अकेली संतान है। उसके पास जो भी कुछ है वह सिर्फ उसका ही है, उस पर और किसी का कोई हक नहीं। मैंने कहा, लेकिन मम्मी, कोई रिश्तेदार तो होना ही चाहिए। अगर कल को कोई बात हो गई तो अखिल को कौन समझाएगा? मेरी बात सुनकर मम्मी हंसने लगीं। बोली, अरे मेरी पागल बेटी, यही तो असली बात है। जब कोई रिश्तेदार ही नहीं तो वह किसी की बातों में आकर तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया में उसका तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा तो वह तुम पर अपनी जान निछावर करेगा। बस तुम हमेशा अपने पति की इच्छा के अनुसार ही रहना। कोई भी ऐसी गलती मत करना जो अखिल के दिल को ठेस पहुंचा दे। मुझे अपनी मम्मी की बात समझ आ गई थी, इसीलिए मैंने भी अखिल के साथ रिश्ते के लिए हाँ कर दी और आज मैं अखिल की पत्नी बनकर उसके घर की भी मालकिन बन गई थी। मैं इस घर की हर चीज़ को देख रही थी और खुश हो रही थी क्योंकि हमारा छोटा सा घर बहुत ही खूबसूरत था। पूरे घर को बहुत करीने से सजाया गया था। चलते चलते मैं घर के पीछे बने एक छोटे से कमरे के पास पहुंची। मैंने सोचा कि इस कमरे में जाकर देखूं कि आखिर वहां क्या है। मैं जैसे ही उस कमरे में जाने वाली थी, अचानक से किसी ने मेरा हाथ कस के पकड़कर पीछे खींचा। मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे अखिल खड़ा था, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। वह मुझे चिल्लाकर बोला, अर्चना, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तो मैंने शर्माते हुए जवाब दिया कि मैं आपका घर देख रही हूँ। अब इस घर को मुझे ही संभालना है, इसकी देखभाल करनी है और मैं ही अब इस घर की मालकिन हूँ, तो हर चीज़ को देखना समझना भी तो ज़रूरी है। अखिल अब थोड़ा सा शांत होकर बोला, देखो अर्चना, यह घर अब तुम्हारा है, बल्कि मैं भी तुम्हारा हूँ। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, यह कमरा ना तो मेरा है और ना ही तुम्हारा है, इसीलिए तुम इस कमरे से दूर रहना और यहाँ कभी भी मत आना। मैंने कहा, यह कौन सी बात हुई? अगर पूरा घर आपका है तो इस घर में बना हुआ यह कमरा आपका क्यों नहीं है? अखिल ने कहा, दरअसल इस कमरे में मेरे दोस्त का सामान रखा हुआ है और जब वह आएगा तो अपना सामान उठाकर ले जाएगा। उसके बाद तुम इस कमरे की मालकिन बन जाना। मुझे अखिल की यह बात बड़ी अजीब सी लगी। मैंने कहा, यह भी कोई बात हुई? अगर आपके दोस्त का सामान कमरे में रखा भी है तो उससे क्या? मैं तो बस अंदर जाकर कमरा देखती। मैं कौन सा आपके दोस्त का सामान इधर उधर कर देती? और ऐसा भी क्या सामान है जिसके लिए आपने कमरा ही बंद करके रखा हुआ है? मेरी बात सुनकर अखिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोला, ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जितना बोला है उतना करो और आज के बाद इस कमरे की तरफ मत आना। अखिल का व्यवहार देखकर मेरा मन उदास हो गया। मैंने मन में सोचा, यह क्या बात हुई कि ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं, जबकि लड़कियां तो हमेशा ही ज़्यादा बोलती हैं। फिर मैं अपने और अखिल के लिए प्लेट में नाश्ता लगाकर ले आई। हम दोनों ने मिलकर चुपचाप से नाश्ता कर लिया। मैं अखिल से नज़र चुरा चुरा कर उसे बार बार देख रही थी। अखिल बहुत खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि अगर उसके चेहरे को देखती रहूं तो दिल ना भरे। अखिल नज़रें झुकाकर नाश्ता कर रहा था, जबकि मैं उसकी प्यारी आंखों को देखती रह गई थी। तब अखिल बोले, अर्चना, मेरा चेहरा बाद में देख लेना, पहले नाश्ता कर लो। मैं तो एकदम से हड़बड़ा गई थी, मेरी चोरी जो पकड़ी गई। मुझे तो इस बात की हैरत थी कि अखिल को कैसे पता चल गया कि मैं उसे देख रही हूँ। नाश्ता करने के बाद अखिल सारे बर्तन उठाकर किचन में ले गया और धोकर रख भी आया। मैं बहुत खुश थी। अखिल अच्छा इंसान था, मुझे बस उसकी कम बोलने वाली आदत से परेशानी थी। खैर, इसका हल मैंने यह सोचा था कि मैं धीरे धीरे उसे अपने रंग में रंग लूँगी। मैं अखिल के साथ बहुत खुश थी। बस एक बात अजीब सी थी, जब मेरे और अखिल के बीच पति पत्नी के संबंध हुए तो मुझे अपने वह हसीन पल याद ही नहीं रहते थे। ना जाने मेरी याददाश्त को क्या हो गया था। खैर, कुछ ही महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा था कि जब यह खबर मैं अखिल को सुनाऊंगी तो वह भी बहुत खुश होगा। इसीलिए शाम को जैसे ही वह घर आया, मैं जल्दी से उसके पास गई और बोली, अखिल, आप पिता बनने वाले हो। मेरी बात सुनकर अखिल के चेहरे का रंग उड़ गया। वह मुझे बदहवास निगाहों से देख रहा था। फिर बोला, बधाई हो अर्चना, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। जबकि मैं अखिल के चेहरे का उड़ा हुआ रंग साफ देख सकती थी। आखिर क्यों उसे मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। मुझे उससे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद ही अखिल कमरे में आ गया। वह बोला, क्या बात है अर्चना, क्यों रो रही हो? मैंने कहा, आपको बच्चे की खबर सुनकर खुशी नहीं हुई, इसलिए। अखिल ने मेरे हाथ थाम लिए और प्यार से बोले, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, मगर आजकल मुझे अपने काम की तरफ से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वह घाटे की तरफ जा रही है। आज यह खबर सुनाई गई है। उन्हें कुछ कर्मचारी कम करने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय सबकी तनख्वाह वह अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे यह फिक्र है कि कहीं मेरी नौकरी भी ना चली जाए। मैंने अखिल के हाथ पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आने वाला बच्चा अपना सौभाग्य साथ लेकर आएगा और हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ अच्छा ही हो। मेरी बात सुनकर अखिल मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद से अखिल मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। मेरी लंबी चौड़ी बातें सुनकर भी उन्हें गुस्सा नहीं आता था। मैं किचन में खाना बना रही थी और अखिल ऑफिस जा चुके थे।
तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अखिल वापस आ गए और आकर किचन में मेरे पीछे खड़े हो गए। मैं बोली, अखिल, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? यह कहकर मैं जैसे ही पीछे मुड़ी तो पीछे कोई भी नहीं था। अपने बहन को देखकर मैं खुद पर ही हंस पड़ी। मैंने सोचा, मैं अखिल के प्यार में इतना डूबी हुई हूँ कि उसका ख्याल मेरे दिलो दिमाग पर हर समय छाया रहता है। शाम को जैसे ही अखिल वापस आए, मैंने सबसे पहले उन्हें यही बात बताई। लेकिन मेरी यह बात सुनकर अखिल खुश होने की जगह मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। मैं सोचने लगी कि मैंने बेकार ही उन्हें यह बात बता दी, क्योंकि हर बात पति को बताने वाली नहीं होती है। खैर, रात का खाना हम दोनों ने मिलकर खाया। खाना खाने के बाद मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं किया कि मैं जाकर चाय बनाऊं, तो मैं चुपचाप बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि अखिल मेरे लिए अपने हाथों से चाय बनाकर ला रहे थे। यह देखकर तो मैं खुशी से झूम उठी। मैं हैरान थी कि अखिल को मेरे दिल की बात कैसे पता चल गई। फिर मुझे लगा, यही तो पति पत्नी के बीच का प्यार है। हमने बातें करते करते चाय पी। उसके बाद तुरंत ही मुझे तेज़ नींद आने लगी, तो मैं सोने के लिए चली गई, जबकि अखिल टीवी पर मूवी देखने लगे। इससे पहले इतनी गहरी नींद मुझे पहले कभी नहीं आई थी। प्रेगनेंसी की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। सुबह के 5 बजे जब मेरी आँख खुली तो मैं जल्दी से उठकर बाथरूम चली गई, और जब मैं लौट कर आई तो मुझे अखिल कहीं भी नज़र नहीं आए। मैंने सोचा, ये भी ना, थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी और इन्हें ऑफिस भी जाना है। ऐसी भी मूवी देखने की क्या लत कि पूरी रात ही निकाल दी। मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर इन्हें बुलाकर लाती हूँ। मैं जब टीवी वाले कमरे में गई तो वह खाली पड़ा था, टीवी भी बंद था। यह देखकर तो मैं परेशान हो गई कि अखिल बिना मुझे बताए आखिर कहाँ चले गए। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन मुझे अखिल कहीं भी नहीं दिखे। अब तो मेरा दिल बुरी तरह से घबराने लगा था। तभी मेरी नज़र घर के आखिरी में बने हुए उस कमरे पर गई। वहाँ से रोशनी आ रही थी। यह देखकर मैं खुश हो गई। मैंने सोचा, इसका मतलब अखिल का दोस्त वापस आ गया है, जिसका सामान उस कमरे में रखा हुआ है। मैं तुरंत ही उस कमरे के पास पहुंची। मैं जैसे ही उस कमरे के बाहर पहुंची, अंदर से अखिल के रोने की और कुछ कहने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं जैसे ही कमरे में अंदर जाने के लिए मैंने कदम बढ़ाया, अचानक ही कमरे में अंधेरा हो गया और अखिल बाहर निकल आया। वह बाहर मुझे खड़ा देखकर बहुत तेज गुस्सा हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और लगभग मुझे घसीटते हुए आंगन में ले गया और बोला, अर्चना, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था ना कि इस कमरे के आसपास भी मत आना। फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम वहाँ क्यों आई थी? अखिल का ऐसा रूप देखकर मैं बहुत डर गई। मैंने कहा, अखिल, आप मुझे कहीं दिख ही नहीं रहे थे। मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। जब मैं इस कमरे से रोशनी आती हुई मैंने देखी तो मुझे लगा कि आपका दोस्त वापस आ गया है, इसीलिए मैं भी वहाँ चली आई। अखिल मुझे कमरे में ले आए, मुझसे बोले, देखो अर्चना, मैं तुम्हें आज आखिरी बार समझा रहा हूँ। तुम्हारा इस पूरे घर पर अधिकार है, लेकिन उस कमरे पर नहीं। उस दिन के बाद से मैंने उस कमरे में जाने का सोचा भी नहीं। महीने गुजरते गए और फिर मेरी डिलीवरी का समय आ गया। सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी, इसीलिए मैंने अखिल को काम पर नहीं जाने दिया और उसे घर पर ही रोक लिया। मैंने उससे कहा कि मुझे किसी भी समय हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोपहर तक जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो मैं अखिल से बोली कि मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आप गाड़ी ले आएं और मुझे हॉस्पिटल लेकर चलें। अखिल को गए हुए बहुत समय हो गया था और मैं इधर दर्द से तड़पने लगी थी। मैं सोच रही थी कि आखिर अखिल कब वापस आएंगे। खैर, अखिल काफ़ी देर के बाद वापस आ गए और मुझे गाड़ी में बिठा लिया। दर्द के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। कुछ देर के बाद ही हम कहीं पहुँचे और अखिल ने मुझे गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाया और फिर वह बाहर चले गए। जब मैंने आंखें खोली तो वह एक छोटी सी कोठरी थी। मैं कुछ समझ पाती तभी अखिल एक औरत के साथ उस कोठरी में आए और बोले, अर्चना, यह बहुत अच्छी दाई है और यही तुम्हारा केस देखेगी। मुझे अखिल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दर्द की वजह से मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से सिर्फ अस्पताल ही निकला, लेकिन अखिल ने मेरी एक भी ना सुनी
और मुझे उस दाई के हवाले करके खुद बाहर निकल गया। वह दाई मुझ पर जोर आजमाइश करने लगी और तकरीबन 2 घंटे की तकलीफ़ के बाद मेरे कानों में मेरे बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी, जिसे सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला और मैंने भगवान को दिल से धन्यवाद दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं गहरी नींद में सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा वहाँ नहीं था। मैं अपने बच्चे को ढूंढने लगी। मैंने अखिल को आवाज़ दी, वह तुरंत ही कमरे के अंदर आया। उसकी आंखें रोई हुई लग रही थीं। मैंने कहा, अखिल, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे बेटा हुआ या बेटी? मेरी बात सुनकर अखिल की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बोले, बेटा पैदा हुआ था मगर मरा हुआ। मैं चीखते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अपने बच्चों की आवाज़ खुद अपने कानों से सुनी थी। अखिल बोले, तुम तो बेहोश हो गई थीं और फिर तुम गहरी नींद से सो गईं। वह आवाज़ तुमने अपने सपने में सुनी होगी। मैं बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। मैंने कहा, अखिल, कुछ भी करो, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। अखिल मुझसे बोले, मैंने तो बच्चे को कल ही दफना दिया था। उनकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने कहा, कल से तुम्हारा क्या मतलब? तो अखिल ने कहा कि मैं अपने बच्चे की जुदाई का गम अकेला ही सह रहा हूँ। तुम तो कल से ही गहरी नींद में सो रही हो। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अखिल से कहा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, मुझे एक दाई के हवाले करके। तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं तुमसे अस्पताल ले जाने को पहले से ही कह रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था, इसलिए मैं अखिल को वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मैं अब अखिल से बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी और अक्सर उदास ही रहती थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट कैसे हो गई। एक दिन मैं घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी मेरे पड़ोस की एक आंटी मेरे पास आईं और बोलीं, बेटी, तुम्हारे बच्चे के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जब से मुझे पता चला है कि तुम दोबारा प्रेग्नेंट हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि इस बार अखिल को जिंदा बच्चा दे। पिछली बीवी ने भी 4 बच्चे पैदा किए थे, मगर चारों मरे हुए ही हुए, जबकि उसकी बीवी तो रो रो कर यही कहती रहती थी कि मैं जिंदा बच्चों को जन्म दिया था। आंटी की यह बात सुनकर तो मेरी सांस मेरे गले में ही अटक गई। मैंने आंटी से पूछा, अखिल पहले भी एक शादी कर चुका है? मेरी बात सुनकर आंटी एकदम से परेशान हो गई। वह बोली, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? मैंने इनकार में सिर हिला दिया। वह बेचारी बहुत शर्मिंदा हो गई और बोली, तुम चिंता मत करो, अखिल ने पहली वाली बीवी को तो तलाक दे दिया है, अब वह सिर्फ तुम्हारा ही है। वह आंटी जैसे ही वहाँ से गईं, मैंने तुरंत अपना बैग पैक किया और घर से निकल गई। मुझे अब इस सब में कोई बड़ी साजिश नज़र आ रही थी। मैं जानती थी कि अखिल की पहली पत्नी भी सच कह रही थी, क्योंकि मुझे भी तो अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे अब अखिल से डर लगने लगा। न जाने वह यह सब क्यों कर रहा था और उसका क्या इरादा था। मैं अपने माता पिता के घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि अखिल वहाँ मेरे पीछे आ जाता और मेरे माता पिता मुझे उसके साथ ज़बरदस्ती घर भेज देते। मैं अपनी एक दोस्त के घर चली गई। वह बहुत अच्छी थी। उसके घर में बस वही रहती थी, क्योंकि वह वहाँ अकेली ही नौकरी कर रही थी और उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रह रहे थे। मेरी दोस्त नर्स की जॉब करती थी। उसे पहले से ही पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद मैंने उसे सारी आप बीती सुना दी। वह मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। फिर एक दिन वह मुझे उस हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए लेकर गई जहाँ वह काम करती थी। वहाँ जब डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो वह अचानक से चीख पड़ी। डॉक्टर मुझे वहीं पर लेटे रहने को बोलकर खुद बाहर चली गई। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मैंने तुरंत ही अपनी सहेली को आवाज़ लगा दी तो वह बाहर से दौड़ी अंदर चली आई। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बताती, वह डॉक्टर अपने साथ वार्ड बॉय को लेकर कमरे में वापस आ गई और उन्होंने मुझे बेड पर लिटाकर जंजीरों से बांध दिया। मैं तो डर से कांपने लगी थी। मेरी फ्रेंड गुस्सा होकर बोली, डॉक्टर, यह आप क्या कर रही हैं? मेरी फ्रेंड को खोल दें, आप उसे जानवरों की तरह बांध नहीं सकती हैं। देखिए, मेरी सहेली को अभी के अभी खोलिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। डॉक्टर मेरी सहेली से बोली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जो कह रही हूँ वह तुम्हारी सहेली के लिए सही कर रही हूँ।
उसके बाद डॉक्टर ने मेरी सहेली को मेरा अल्ट्रासाउंड दिखाया। वह बोली, यह देखो, इसके पेट में आधा इंसान का बच्चा है और आधा जानवर का। यह बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। अगर ये पैदा हो गया तो माँ अपनी ममता के कारण इसको पालने लगेगी, मगर तब तक बहुत तबाही मच जाएगी। इसीलिए हम इस बच्चे को ख़त्म करना चाहते हैं। तुम अबॉर्शन के कागज़ पर साइन कर दो। मेरी सहेली बोली, आप मेरी फ्रेंड को छोड़ दें अभी और इसी समय। मैं पता करती हूँ कि क्या बात है। मेरी सहेली मुझे अस्पताल से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलवा कर लाई। मैंने उससे कहा कि मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूँ। अब वही बताएगा कि आखिर बात क्या है। हम दोनों जैसे ही अखिल के घर पहुँचे तो देखा कि घर तो खाली पड़ा हुआ था। मैं अपनी सहेली को लेकर घर के उस पीछे वाले कमरे के पास पहुंची तो उसका दरवाज़ा खुला पड़ा था। अखिल वहीं बैठा हुआ था। मैं जैसे ही कमरे में पहुंची, वह मुझे देखकर बुरी तरह घबरा गया। मैं उस पर ज़ोर से चिल्लाई कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा आधा इंसान और आधा जानवर कैसे है? इसके पीछे क्या राज है? और तुमने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दिया? मेरी बात सुन अखिल दंग रह गया। मैंने कहा, मुझे बताओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूँगी। अखिल रोने लगा और बोला, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया था, उसी की सज़ा आज मुझे मिल रही है। आज से 10 साल पहले जब मेरे दादाजी की तबीयत खराब हुई तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ गांव चला गया। वहाँ दादाजी की देखभाल के लिए एक लड़की आई थी। वह बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और मैं उस पर फिदा हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी इस बात से वह बहुत खुश हो गई और फिर हमारा प्यार परवान चढ़ने लगा। मैंने उसके सीधेपन का फ़ायदा उठाया और उसके साथ अपनी इच्छा पूरी की, जिसकी वजह से वह प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद वह मुझ पर दबाव बनाने लगी कि मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन मैंने उससे साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसने यह बात मेरे मम्मी पापा को बता दी, जिससे मैं बुरी तरह से चिढ़ गया और उसके गाल पर ज़ोरदार तमाचा लगा दिया। मैंने उससे कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम्हारे जैसी लड़कियां पैसे वाले लड़कों को देखकर लाड टपकाती हुई चली आती हैं और बिस्तर पर बिछने को तैयार हो जाती हैं। फिर वह रोती हुई अपने घर चली गई। मुझे लगा शुक्र है कि मेरा उससे पीछा छूटा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही उसने आत्महत्या कर ली। उसकी माँ जिन की पूजा करती थी। उसने घर आकर मुझे खुली धमकी दी कि मैंने जो उसकी बेटी के साथ किया है उसका अब बहुत बुरा परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। जो कुछ मैंने उसकी बेटी के साथ किया वही सब जिन उन लड़कियों के साथ करेगा जिनसे मैं शादी करूँगा। इस श्राप से मेरे माता पिता बहुत परेशान हो गए। फिर हम एक बहुत बड़े बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा कि जिन के जादू को काटना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं इसका तोड़ निकालूंगा। मुझे लगा कि अब मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वह जिन के जादू का तोड़ निकाल रहे थे तो वह जिन की शैतानी ताकत का सामना नहीं कर पाए और बेमौत मारे गए। यह सब देख मेरे मम्मी पापा बुरी तरह से घबरा गए और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इधर दादाजी का भी देहांत हो गया था। मैंने सोचा कि मैं भी किन ढकोसलों में पड़ा हुआ हूँ। मैं अगर इस गांव को छोड़कर शहर चला जाऊंगा तो वह जिन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद मेरे ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से मुझे प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। सुहाग रात वाले दिन जैसे ही मैं सुहाग रात मनाना शुरू किया, वह लड़की बेहोश हो गई और कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं। यह देख मैं बुरी तरह घबरा गया। फिर अचानक से मैंने देखा कि उस कमरे में कोई सफ़ेद कपड़े पहने खड़ा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वह और कोई नहीं बल्कि जिन था। उसने मुझे उठाकर पटक दिया और बोला, यह तो मेरी दुल्हन है और इसके साथ मैं सुहाग रात मनाऊंगा। और फिर हर बार उसके साथ वह जिन ही सुहाग रात मनाता था और जब भी वह प्रेग्नेंट होकर बच्चे को पैदा करती तो बच्चा आधा इंसान आधा जानवर होता और पैदा होने के कुछ देर बाद ही वह बच्चा मर जाता। जब 4 बार ऐसा ही हुआ तो वह मुझे तलाक देकर चली गई। वह जिन इसी कमरे में रहता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ आने से मना करता था और खुद रो रो कर उसके आगे अपने गुनाह की माफ़ी मांगता था कि शायद उसे मुझ पर तरस आ जाए और वह मुझे माफ़ कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ सालों के बाद जब मैंने तुमसे शादी की तो मुझे लगा कि शायद अब वो जादू कमज़ोर पड़ गया होगा, लेकिन मैं गलत था।
मैं जैसे ही तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने वाला था, तुम भी बेहोश हो गईं और तुम्हारे साथ भी उसी जिन ने सुहागरात मनाई। जब तुम्हारा भी बच्चा पैदा हुआ तो वह भी आधा इंसान आधा जानवर हुआ। मैं अखिल के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और उससे कहा कि तुम एक घटिया इंसान हो। तुमने एक लड़की की न सिर्फ ज़िंदगी खराब की बल्कि उसकी जान भी ले ली और तुम सज़ा के लायक हो। लेकिन यह सज़ा सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुमसे शादी करने वाली औरतों को मिल रही है। मैंने अखिल को तलाक दे दिया। कुछ महीनों बाद मैं अपने बच्चे को जन्म दिया और कुछ देर के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मेरे बच्चे की मौत से मैं बहुत दिनों तक सदमे में रही, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे सहारा दिया और जीवन में आगे बढ़ने का हौसला भी दिया। अपनी सहेली की मदद से मैंने भी नर्सिंग कोर्स कर लिया और आज मैं एक नर्स हूँ और अपनी सहेली के साथ ही रह रही हूँ। मैं अपना पूरा ध्यान लोगों की सेवा में लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी बीते हुए कल का दर्द और खौफ मेरे जहन में आकर मुझे डरा देता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी ही अच्छी कहानियाँ मैं आपको आगे भी सुनाती रहूँ। थैंक यू।